दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी केक से बनने वाले संपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरएस 2023 का मेंस और आरएस 2021 का मेंस दोनों में ये पूछा गया है और आरएस 2023 के प्री में भी ये पूछा गया है और ये जो पिछला सीटी हुआ है 2024 का, इसमें भी ये पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आप एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा, सब फैक्ट इसमें कवर कर लिए हैं मैंने। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीएजी। सीएजी क्या है? केक का पूरा नाम देखते हैं। केक को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम देखें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। दोस्तों ध्यान रखना, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है। अब देखते हैं ये कैसा निकाय है। एक संवैधानिक निकाय है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में मिलती है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसकी चर्चा मिलती है। अब देखते हैं आर्टिकल 148 का क्या काम है। आर्टिकल 148 सीएजी का पद बताया गया है, यानी सीएजी का एक पद होगा, वो कौन कहता है? आर्टिकल 148 कहता है। आर्टिकल 149 की बात करें तो ये कार्य, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। यानी सीएजी की क्या कार्य होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, उनके बारे में आर्टिकल 149 बताता है। आर्टिकल 150 लेखा के प्रकार बताता है। आर्टिकल 151 अंकेक्षण प्रतिवर्धन के बारे में बताता है। अब देखते हैं सीएजी का अवकाश, उनकी नियुक्ति, उनका त्यागपत्र, उनको हटाना, ये सब कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखना, सीएजी दोनों निधि यानी संचित निधि और आकस्मिक निधि दोनों पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। दोस्तों सीएजी का मुख्य कार्य भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं उनके लेन देन, यानी उन्होंने कितना खर्चा किया है, उनकी कितनी आय हुई है, इन सब का लेखा जोखा कौन रखता है? तो इन सब का लेखा जोखा सीएजी रखता है। अब बात करते हैं, सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक व वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक व वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कहा जाता है। ये दोनों स्तर यानी राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर क्या करता है? लोक वित्त का संरक्षण करता है और वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए वो होता है। यानी अगर 65 वर्ष की उम्र पहले हो गई है तो 65 वर्ष होते ही इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, और अगर इन्होंने 6 साल कार्यभार संभाल लिया है तो उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी योग्यता की। तो संविधान में इनकी योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सामान्यतः एक आईएएस अधिकारी को क्या बनाया जाता है? केक बनाया जाता है। अब बात करते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और इनको हटा कौन सकता है? तो हटा राष्ट्रपति सकता है, लेकिन किसकी तरह? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या उनकी प्रक्रिया होती है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इनको, यानी इनके वेतन भत्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं। जो केक का कार्यालय है उसके प्रशासनिक व्यय किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होने का मतलब है संसद में उन पर क्या नहीं हो सकती? वोटिंग नहीं हो सकती। और केक अधिनियम कब आया? केक अधिनियम जो है 1971 में आया। अब बात करते हैं कि सीजेआई का वेतन जो होता है वो 2.80 लाख होता है, जबकि हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2.25 लाख रुपए होता है। अब बात करते हैं इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्ति, अब देखते हैं इनके कार्य क्या है। कार्य आर्टिकल 149 में लिखे गए हैं। कार्य में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं किसके बारे में? कि केंद्र व राज्यों के जो लेखा प्रारूप है वो कैसे होंगे, इसके बारे में राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। भारत सरकार, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल है, के समस्त खर्चों की जांच कौन करता है? तो केक करता है। 1976 तक ये 2 कार्य करता था, लेखांकन व लेखा परीक्षक दोनों का कार्य केक करता था। लेकिन
1976 के बाद ये केवल क्या कर रहा है, लेखा परीक्षक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य? लेखा परीक्षक का कार्य कर रहा है। अब देखते हैं केग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। तो केग अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को देता है और राज्य में राज्यपाल को देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद में रखवाता है और राज्यपाल क्या करता है, उसको विधानमंडल में रखवाता है। जांच, केग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। ये संसद में और विधानमंडल में बनी हुई होती है। सामान्यतः इसके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, वो विपक्ष के नेता होते हैं। ये आर्टिकल 151 में बात कही गई है कि केग रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में एक कथन दिया कि भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता है वो केग होता है। अब लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक भी इसे कहा जाता है। पहले जो केग बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम केग जो बने वो वी नरहरि राव थे। वर्तमान में केग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के हैं। केग की रिपोर्ट पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार संसद को है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होती है। इसमें लगभग 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं और 1976 के बाद इसके अध्यक्ष जो है विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। दोस्तों ये बात भी आप याद रखना कि 7 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग नियुक्त किया गया। इससे पहले वे जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। उनसे पहले राजीव महर्षि थे जो 25 सितंबर 2017 को बने थे। दोस्तों यहाँ मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूरी सूची दी है। अब तक जो 14 बने हैं उन 14 के 14 नाम और वो कब बने, कब रिटायरमेंट हुआ, वो सब डेट भी मैंने दी। अब देख लेना। पहले जो थे वी नरहरि राव थे। दोस्तों कुछ फैक्ट जो बच गए हैं वो भी देख लेते हैं। केग पद का सृजन कब हुआ? इस पद का सृजन 1858 में हुआ। ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पास हुआ जिसका नाम C6 था। उसके तहत 1858 में केग के पद का सृजन किया गया। जब पद का सृजन किया गया उस टाइम इसको महालेखाकार कहते थे और जो भारत के प्रथम महालेखाकार थे वो एडवर्ड ड्रमंड थे। 1960 में बने और 1962 तक रहे थे। 1958 में केग का क्षेत्राधिकार जो है जम्मू एंड कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था। वैधानिक समर्थन या सरकार से स्वतंत्र कब हुआ? केग के पद को वैधानिक समर्थन कब मिला या ये सरकार से स्वतंत्र कब हुआ? 1919 के एक्ट के तहत इसको स्वतंत्र बनाया गया और वैधानिक समर्थन प्रदान किया गया। प्रांतीय महालेखा परीक्षकों का प्रावधान किस में किया गया? तो 1935 के एक्ट में किया गया और 1935 के एक्ट में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया व सेवा शर्तों का भी विवरण दिया गया। केग के कार्यों का विस्तृत विवरण जो है पहली बार 1936 में दिया गया। लेखा परीक्षक आदेश 1936 के तहत केग के कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। 1866 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखा गया और 1884 में पुनः नाम बदला गया जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम रखा गया। शुद्ध आय की गणना का प्रमाणीकरण CAG देता है। कौन देता है? CAG देता है। दोस्तों वैसे तो केग सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन एक अपवाद है AK चंद्रा जो CAG थे और बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। दोस्तों ये था पूरा शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको कवर करवाया है CAG के बारे में। इसको आप पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।